liabilities. And next is that is the assets. In case of the assets, the which we cover as an assets. Okay. In case of the assets, the first one is that is non-current assets. आपको हमने बताया था कि एसेट साइड को हम सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले मेरे पास आती है फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स. अब फिक्स्ड एसेट्स के स्मॉल पार्ट्स क्या क्या हैं? जैसे टेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स. अच्छा, अब हमारे पास जो नोट्स टू अकाउंट थे वो टेंजिबल एसेट्स में अब क्या क्या आएगा वो हम आपसे बात करेंगे. तो हमारे पास 12 नोट्स टू अकाउंट्स हो गए थे. अब मेरा नोट्स टू अकाउंट हो गया 13 और 13 में मेरे पास क्या आ गया? टेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट, क्योंकि हम तो टेंजिबल एसेट विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, उनको हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं. तो इसमें आप क्या लेंगे? जैसे लैंड हो गई, फिर आपके पास बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर एंड फिक्सचर आपके पास, देन व्हीकल हो गया आपका पास, फिर ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स ये, देन कोई और इसी नेचर की अगर होगी तो हम उसका टोटल करेंगे और टोटल करके जो फिगर मेरे पास आ जाएगी उसको हम कहाँ ले जाएंगे? टेंजिबल एसेट्स. तो टेंजिबल एसेट्स के आगे नोट नंबर कितना हो गया जी? 13. और यहां पे मेरे पास फिगर आ गई. टेंजिबल एसेट्स के बाद आती है मेरी intangible assets. So intangible assets which cannot be seen, which cannot be touched. तो चलिए इसको भी हम क्या करेंगे? एक ही फिगर लेके आएंगे intangible assets की. तो उसको हम कहाँ लेके चलेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में. तो intangible assets में कौन कौन सी हमारी कवर होंगी? जैसे गुडविल, जैसे आपका ब्रांड जिसको आप ट्रेडमार्क भी बोलते हैं. ठीक है जी, ट्रेडमार्क. अच्छा, आजकल जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट्स में आता है. पब्लिशिंग टाइटल्स इंटेंजिबल एसेट्स में. माइनिंग राइट्स हैं, जैसे माइनिंग राइट्स. देन कॉपीराइट्स कहाँ आपके? यहां आगे जी. पेटेंट्स, बिल्कुल पेटेंट्स है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल जो आपका जिसको बोलते हैं ना माइंड. रेसिपीज, आपको पता है आजकल आपका रेसिपीज या फॉर्मूला बोल देता हूं आपको. देन लाइसेंस या फ्रेंचाइज बोलते हैं आजकल, है ना, फ्रेंचाइज इसी नेचर की. या फिर और कोई इसी नेचर की अगर होगी तो आप उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. इसका टोटल आएगा और उस टोटल की फिगर को आप ले जाएंगे. तो कौन सा नोट अकाउंट नंबर आ गया जी? 14. और लो जी 14 भी हमारे पास यहाँ पे आ गया. अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये आपके पास ना एक स्पेशल आइटम होगी. अगर होगी तो लिख दीजिएगा, अगर नहीं है तो इंडिविजुअल आइटम हो सकती है. तो इंडिविजुअल आइटम को आप यहाँ पे, मतलब स्पेशल आइटम होगी इसके, तो मैंने इसका नोट टू नहीं लिखा. उसके बाद आपके पास है कई बार
intangible asset अंडर डेवलपमेंट। अब अगर आप कोई रिसर्च कर, जैसे वैक्सीन बन रही है, अब जब वैक्सीन बन रही है तो वो अंडर डेवलपमेंट है कोविड-19 के लिए, और ये भी तो एक फार्मूला ही है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, ये भी आपके पास एक स्पेशल आइटम आएगी, तो एक सिंगल आइटम होगी, तो आप उसको यहां पे लिख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद आपके पास ये ए आइटम्स के पार्ट आ गए। बी आइटम में आपके पास आ जाती हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, ये भी अब हम नोट्स टू अकाउंट में आपको बता देते। तो नोट्स टू अकाउंट मेरा आ गया 15, और वो होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नाम ही बता रहा है नॉन करंट है, तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। अब करंट और नॉन करंट हमने पहले ही आपको बता रखा है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हाँ, कोई जो डाउट्स होंगे मैं इसको अलग से आपको बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, डिवेंचर्स ऑब्लिक बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है जी, ये अब आपका जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे उसका टोटल करेंगे, और ये टोटल हमारे पास यहां से कहां आ जाएगा, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में। कौन सा जी, 15 में। लो जी, ये फिगर भी हमारे पास यहां पे आ गई। सी में आपके पास, वो हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, डेफर्ड टैक्स एसेट। आपको पता है कि अगर जो डिफरेंस मैंने आपको बताया, डेबिट साइड भी आ सकता है, ये डेबिट साइड मींस इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही आपको दे रखा हूं। तो यहां पे भी हमारे पास अगर कोई फिगर होगी तो हम डायरेक्ट इसको यहां पे लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है लॉन्ग टर्म, यहां पे स्पेस कम हो गया, चलो कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अच्छा, अब हमारे पास जो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा नोट्स टू अकाउंट नंबर 16 में आ गया मेरा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इसमें क्या है, जैसे आपका कैपिटल एडवांस, जैसे मान लीजिए आपने कोई लैंड परचेज करनी है, उसके लिए एडवांस दे रखा है, ये यहां पे देन सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, और इस तरह से आपके पास अगर कोई अदर लोन्स है तो वो आपके यहां पे आपका कवर हो जाएगा। इसका हम टोटल उठाएंगे और कहां ले जाएंगे जी, यहां पे। अच्छा, उसके बाद आपके पास है अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स, अब आप बोलेंगे अदर नॉन करंट एसेट्स कौन सी होगी, तो इसको भी हम बात कर लेते हैं आपसे। अदर, अब नाम ही बोल रहा है अदर नॉन करंट एसेट्स, तो जैसे ध्यान रखना लॉन्ग टर्म
ट्रेड रिसीवेबल बोल रहा हूं मैं। और आपको पता है लॉन्ग टर्म को हम ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स के कैसे हमने उसकी कैलकुलेशन करी थी। अच्छा, उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म अलाउंस फॉर बैड ऑब्लिक डाउटफुल डेट्स। लो जी, तो ये टोटल आपके पास आ गया और टोटल हमने इसको उठाया और लिख दिया यहां पे 17 में। लो जी, ये भी हमारे पास आ गया। अच्छा, अब मेरे पास आ गया नंबर 2। नंबर 2 को मैं यहां पे थोड़ा सा ऐड कर देता हूं यहां पे, फिर आगे बढ़ता हूं। अच्छा, ये मेरा एक्सपेंड हो जाएगा यहाँ पे। ये फिगर्स आपकी प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। अब आ जाता है नंबर 2। नंबर 1 क्या था जी? नॉन करंट एसेट्स। और नंबर 2 जो मैंने यहां दे रखा था, ये नंबर 2 यहां आ गया मेरा। और इसको मैं क्या बोलूंगा? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स। ओके। अच्छा, अब अगर ये करंट एसेट्स हैं तो करंट एसेट्स के अंडर जो है वो क्या क्या आ सकता है? तो करंट एसेट्स के अंडर जो है वो यहां नोट्स टू अकाउंट्स बना देता हूं। करंट एसेट्स आपका मेन हेडिंग आ गया और उसके अंडर आपका ए जो है, ए आ गया आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, अब ये करंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या होगा वो भी हम एक जगह पे लिखेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है। इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है। इंटरेस्ट ऑन, यहां पे आप डिविडेंड आ सकता है आपका। इंटरेस्ट ऑन म्यूचुअल फंड्स है। और इंटरेस्ट ऑन जो हमने पार्टनरशिप में फॉर्म में आपने की थी इन्वेस्टमेंट। ये लो जी, अब आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट करी थी उनके ऊपर आपका जो भी रिटर्न आया उसका टोटल किया और टोटल करके हमने इसको उठाया और उठा करके अपने कहां पे ले आए जी? हम यहाँ पे 18 नंबर पे, और आगे हमारी फिगर आ गई। अच्छा, बी, यहां आती है मेरी इन्वेंट्रीज, जिसको आप स्टॉक बोलते थे। अच्छा, अब मेरे पास स्टॉक के लिए ये लिख देता हूं। अब इन्वेंट्रीज में क्या क्या आएगा? तो इन्वेंट्रीज में मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था जब हम ऑपरेटिंग साइकिल डिस्कस कर रहे थे। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, और एक आपको और बता देता हूं कि हम कई बार मशीन्स को चलाने के लिए स्टोर एंड स्पेयर्स, और जिसको हम, और कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो लूज टूल्स होते हैं, इनकी जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक मेरे पास पड़ा है, उस स्टॉक का टोटल करूंगा और टोटल करके यहां से उठाऊंगा और कहां ले आएंगे हम? इन्वेंट्री 19 में। ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहां चलते हैं जी। सी में मेरे पास आ जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा, ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं ये कौन कौन से हुए? ये भी, इसका भी मैं आपको यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट बना देता हूं। बी, ये मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें आएंगे आपके बिल्स रिसीवेबल जो आपके एक्सेप्टेड हैं।
उसके बाद आपके पास अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो भी आपके पास यहाँ पे रिसीवेबल हो जाएगा। ये मेरा आ गया 20, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा नोट्स नंबर 20 और ये मेरी फिगर आ गई। अच्छा, अब उसके बाद जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल के बाद आ जाता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसको मैं 21 नंबर देता हूं, 20 नोट्स टू अकाउंट्स, और ये मेरा आ गया 21, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अच्छा, इसके अंदर आता है मेरा बैंक बैलेंस, ठीक है जी। फिर आपका ड्राफ्ट है, जैसे ड्राफ्ट्स आपके पास पड़े हैं, कैश इन हैंड है, जो जनरली कैश या कैश के बराबर माना जाता है। तो जिसका टोटल और इसका टोटल हमने यहां कर दिया। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा, अब शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में डायरेक्ट ही दे रखा होगा तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, अगर होगी तो आप यहां बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट, जो लॉन्ग टर्म नहीं होंगे वो शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। अब जैसे इसका मैं वो भी बता देता हूं आपको। अदर करंट एसेट्स में 22 अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इंटरेस्ट, तो इस तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इंटरेस्ट जितने भी होंगे वो सारा टोटल हमारा ये 22 में यहां चला जाएगा। अब क्या हो गया, यहां पे मेरा टोटल आ जाएगा, ये टोटल। अब ये टोटल और ये टोटल आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सो दिस टोटल मस्ट बी इक्वल। अच्छा, तो ये था मेरा फॉर्मेट जो था, वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट था कि हाउ वी जनरली प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। अब हम क्या करेंगे, कुछ एक आइटम्स हैं, उन आइटम्स की डिस्कशन करेंगे जो यहां पे आपको कंफ्यूज करती हैं, और फिर हम चलेंगे फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। तो आई होप कि अब आप, हाँ, मैं ये जरूर बताऊंगा आपको कि इतना बड़ा जो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है, इसको आपने दिमाग में या याद कैसे करना है, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि इसको लिखना होगा तो कैसे लिखना है, या इसी लेक्चर में मैं आगे जैसे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो कुछ एक टिपिकल आइटम्स हैं जिनमें कुछ कंफ्यूजन है, उसकी डिस्कशन करूंगा। तो उसको बोलते हैं ना सम इंपॉर्टेंट आइटम्स विच आर टू बी केप्ट इन माइंड। फिर मैं आपको टिप देता हूं। सम important items to be kept in mind। आज हम आपसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ने के बाद कुछ एक आइटम्स हैं जिसके बारे में आपको एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज करेगा, बस वही बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी हम फर्स्ट आइटम लेते हैं, जैसे प्रोविजन। बस यही कुछ एक टिपिकल आइटम्स हैं एग्जामिनर के पास।
प्रोविजन फॉर टैक्स, आपको पता है जब जहां प्रोविजन होते हैं वो प्रोविजन का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट। ठीक है जी। अब हमें नहीं पता क्या है तभी हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। अगर ये एस्टिमेट है तभी हम उसको किसके अंडर लेते थे? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है जी। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पे टर्म है इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल वर्ड है, तो फिर क्या हुआ? जब हमारे पास एक एस्टीमेट आ गया, क्योंकि अब कई बार क्या होता है कि हम एस्टीमेट बनाते हैं कि जी इतना टैक्स बनेगा और गवर्नमेंट बीच में रेट चेंज कर देती है। अगर रेट चेंज कर दिए तो आपका जो एस्टीमेट है वो गड़बड़ा जाएगा। तो जब तक वो कंफर्म नहीं होता तब तक वो एस्टीमेट बना रहता है, और जब वो कंफर्म हो गया तो जिस दिन आपके पास ये कंफर्मेशन आ गई कि अब आपको इतना टैक्स देना है, क्लियर हो गया, तो फिर आपके पास ये क्या बन गया? अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। अब देखिए टर्म्स एक ही है, टैक्स 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 है, लेकिन कौन कैसे गया, कहां गया, क्यों गया, वो आपके पास, वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद कई बार आपके पास टर्म आएगी इनकम टैक्स रिजर्व। इनकम टैक्स रिजर्व, ये क्या हुआ? अब जैसे मान लीजिए कि आपने एस्टीमेट लगाया था कि जी मेरा टैक्स बनेगा 5 लाख रुपीस, लेकिन जब आपको कंफर्म हुआ कि नहीं 5 लाख नहीं, अब हम जो एक्चुअल जो बना वो बन रहा है 4 लाख रुपए, तो अब आपके पास क्या हो गया? 1 लाख रुपए बच गया। अगर ये 1 लाख रुपए आपके पास बच गया तो ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। बात क्लियर होगी जी? तो अब देखिए 3 टर्म्स थी, लेकिन तीनों का की प्लेस जो है वो अलग अलग है बैलेंस शीट में। एस्टिमेट्स था तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में गया, अगर पेबल हो गया तो करंट लाइबिलिटी में चला गया, और पैसा बच गया तो वो कहां चला जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। अच्छा, अब आ जाइएगा एक और टर्म यूज करते हैं। एग्जामिनर आपको इन्हीं में से कंफ्यूज करेगा और क्या करेगा? डिवेंचर्स, या जिसको आप लोन बोलते हैं। अच्छा, डिवेंचर्स है, लोन है, तो आप उसको कहां शो करते हैं जी? बैलेंस शीट में हम जी उसको करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। लेकिन अगर आपको यह बोला गया कि डिवेंचर्स या लोन, या क्योंकि रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं ना, और आपको यह बोल दिया गया कि रीपेबल विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स, तो आप बोलेंगे जी ये तो शॉर्ट टर्म नहीं, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स हो गया ना, अब कम हो गया, तो ये कहां चला जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा। ठीक है जी, ये लॉन्ग टर्म, और लेकिन अगर विद इन 12 मंथ्स है तो कहां चला जाएगा? अच्छा, अब एक और टर्म करते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आपने कहां पढ़ा था? ये हेडिंग था जी, हमारे पास एक हेडिंग था, बिल्कुल सही बात है, आपने सही पहचाना कि ये हेडिंग के अंडर आपके पास चला जाता है, और आपको ये भी बताया था कि होता क्या है ये। अच्छा, लेकिन अब देखिए कई बार क्या होगा, वहां आपके पास आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट रिजेक्टेड, अलॉटमेंट रिजेक्टेड। आपको पता है कि हमने उस दिन आपसे बात करी थी जब हम फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे कि ये आपसे शेयर किया था हमने कि ये जी 31 मार्च को आपके पास
कोई भी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया 1 अप्रैल को, और इस डेट को आपने एक इशू लेके आए, लेकिन जो इशू पैसा तो आ गया लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं करी। जब अलॉटमेंट करी तो नेक्स्ट ईयर अलॉटमेंट होगी। जब नेक्स्ट ईयर अलॉटमेंट होगी तो जो ये आपके पास पैसा पड़ा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्योंकि उधर बैंक में जो पैसा आ गया है तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको दूसरी साइड पे तो दिखाना पड़ेगा। ये हमने कहा था, तो ये कहां चला गया था, ये हेडिंग में चला गया। लेकिन सपोज कीजिए कि अब आपके पास क्या है कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट रिजेक्टेड। अब मान लेते हैं कि ये चेंज कर लेते हैं, ये 1 अप्रैल और ये 31 मार्च। अच्छा, अब आपने यहां पे आपने क्या कर दिया, इसको पैसा आया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको अलॉटमेंट कर दी, यानी कि 31 मार्च से पहले ही अलॉटमेंट कर दी। अब जो पैसा पेंडिंग अलॉटमेंट का पैसा था उसमें से कुछ शेयर होल्डर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट कर दिया तो जो हमारे पास पैसा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 42 डेज के अंदर जो है वो पैसा वापस करना पड़ेगा। जब वापस करना पड़ेगा तो अब मेरे पास क्या हो गया, क्या बन जाएगा जी, अदर करंट लायबिलिटी। तो कहां चला जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज। तो बस इतना सा है, अलॉटमेंट के बाद क्या वर्ड लग गया, रिजेक्टेड। लॉजिक क्लियर हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ जी, टू बी रिफंडेड। कितने दिनों के अंदर, 42 डेज के अंदर, इसलिए ये किसमें चला जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा। ओके, अब आ जाइए एक और आइटम डिस्कस करते हैं जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। हमने पहले भी आपसे डिस्कस की है, लेकिन फिर जितने आपके रेलेवेंस होगी उतना बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट है। जैसे जैसे आप बड़े करेंगे, ग्रो करेंगे, तब आप अपने आप ही लर्न करेंगे। देखिए, जब प्रपोज डिविडेंड है, डिविडेंड को प्रपोज किया तो वो क्या बन गया था, हमने आपको बताया था कि ये होता है जी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि एस्टिमेट है ना ये, और एस्टिमेट के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद कई बार आपके पास क्या होगा, अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड होगा, अनपेड डिविडेंड होगा। अब ये क्या चीज है, ये इसके बारे में हम अब आपसे बात करते हैं। तो ये कहां जाएगा, वैसे लिख देता हूं, अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा वो बात करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये है आपका 1 अप्रैल 2020 और यहां पे खत्म हो गया आपका 31 मार्च 2021, और उससे आगे आपका नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है, और ये कब शुरू होता है, 1 अप्रैल 21 से लेकर के 31 मार्च 22 तक। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो हमारा करंट ईयर है, इस टाइम जो करंट ईयर चल रहा है, और करंट ईयर में हम क्या अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब मान लीजिए कि कंपनी ने 30 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर दिया, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि क्या 30 के 30 लाख रुपए जो है वो हम शेयर होल्डर्स को दे देंगे। अब शेयर होल्डर को बांटा कैसे जाता है, बांटने के लिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड के फॉर्म में बांटते हैं उसमें। लेकिन अभी तो वो डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, देखो अगर सारा पैसा शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी ना ग्रो। तो ग्रो करने के लिए क्या करती है कि कंपनी कुछ पैसा शेयर होल्डर्स में बांटती है और कुछ पैसा ग्रोथ के लिए रख ले देती है। वो प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि उसमें से उसने क्या कहा कि जी 12 लाख रुपए जो है वो रख लो शेयर होल्डर के लिए, और अब कंपनी क्या करेगी कि 12 लाख रुपए शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा, जिसको हमने डिविडेंड को प्रपोज किया कि इतना पैसा उनमें बांट दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि 30 लाख रुपए का आपका बैंक में पड़ा है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं
बैंक वाले के पास गए, हमने कहा बैंक आप ऐसा करो, ये जो 12 लाख रुपए है इसका आप एक प्रपोज्ड डिविडेंड के नाम से एक अकाउंट ओपन कर दो। उन्होंने बोला ठीक है जी, प्रपोज डिविडेंड कर दिया। ओके, अब हुआ क्या कि प्रपोज्ड डिविडेंड आपने यहां पे करंट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर कर दिया, लेकिन आपको यह भी पता है कि नेक्स्ट ईयर में जाकर के यहां पे क्या होती है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कॉल करते हैं जी, एनुअल जनरल मीटिंग। और एनुअल जनरल मीटिंग में जो आपने प्रॉफिट प्रपोज किया होता है उसको उस मीटिंग में वो क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। और कंफर्म करने के बाद 42 डेज के अंदर सबको जो है वो पैसा बांटना पड़ता है। अब अगर बाई द वे 12 का 12 लाख रुपए यहां पे प्रपोज डिविडेंड है तो नेचुरली क्या हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हुआ, क्योंकि जब तक वो अगले साल, क्योंकि मोहर तो अगले साल लगेगी, तो आप तो बैलेंस शीट इस डेट को बना रहे हैं। जब इस डेट को बना रहे हैं तो अभी तो आपका जो डिविडेंड है वो प्रपोज्ड है, जो प्रपोज्ड है तो आपने एस्टिमेट लगाया तो ये आपका पास कहां चला गया, प्रपोज डिविडेंड 12 लाख रुपए। अच्छा, अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर जाकर के यहां पे एनुअल जनरल मीटिंग में कंफर्म हो गया तो जी सबको पैसा रिलीज करो। अब सारे लोग क्या करेंगे, 42 डेज के अंदर कंपनी के पास आएंगे और बोलेंगे लाओ हमारा डिविडेंड। तो क्या डिविडेंड किस फॉर्म में दे, चेक बांटे जाएंगे। अगर तो सभी को चेक दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, सब खत्म हो गया, 12 का 12 लाख रुपए खत्म हो गया। लेकिन सपोज करते हैं, जैसे मान लीजिए एक मिस्टर जेड है जिसका 50,000 रुपए का डिविडेंड था, लेकिन वो नहीं आ सका। भाई कोई पागल हो गया, नहीं आ सका, कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हुए, कुछ हुआ, कुछ भी हो सकता है। और 42 डेज के अंदर उसने जो डिविडेंड था वो क्लेम नहीं किया, 50,000 रुपए का क्लेम नहीं किया। तो जब 50,000 का क्लेम नहीं किया तो हम क्या करेंगे, बैंक वाले को बोलेंगे कि अब आप ऐसा करो कि एक नया अकाउंट ओपन कर दो, और जिसको बोलेंगे हम अनक्लेम, यानी कि हमने तो रिलीज किया लेकिन उसने क्लेम नहीं किया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, अनक्लेम डिविडेंड। उसको हम क्या बोलेंगे, अनपेड डिविडेंड। डिविडेंड हमने तो कोशिश करी लेकिन उसने उसको रिसीव नहीं किया, तो वो कभी भी आ सकता है, इसलिए अब वो क्या बन गया, अदर करंट लायबिलिटी बन गई। तो अगर ये सारा का सारा होता तो हमारे पास अनक्लेम डिविडेंड नहीं होता। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया जी अब आपके पास। तो ये 50,000 रुपए हमारा क्या बन गया, अनक्लेम। तो ऐसे कई शेयर होल्डर्स होते हैं जो कई बार क्लेम नहीं करते। तो प्रपोज डिविडेंड आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड आपका अदर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। चलो एक और लास्ट में कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। वो आपने देखा था इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, और एक होता है आपके पास इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। ये क्या चीज होती है, ये अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक साल है, 1 अप्रैल 2019, और ये बन गया मेरा 31 मार्च 2020। अच्छा, आपको पता है कि कंपनी के पास मान लीजिए इस डेट को 12% डिवेंचर्स हैं। कितने के, 10 लाख रुपए के 12% डिवेंचर है। इसका मतलब डिवेंचर के ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट जो है वो साल में हम 2 बार देते हैं, और एक मान लेते हैं कि 30/8 को, और दूसरा जो है हम देते हैं 31 मार्च को, 6 महीने के बाद। ठीक है, तो ये 30/8/2019 हो गया, और उसके बाद 31/3/2020 होगा, और फिर जाकर के फिर हमारे पास ये 30/8 आएगी। हो गया जी 6 महीने इधर, 6 महीने, 6 मंथ यहां पे हो गया। अच्छा, अब आप बताइए मुझे कि ये मेरे पास सपोज बैलेंस शीट है, ये वाला जो है ये इंटरेस्ट हमने क्या कर दिया, पे कर दिया तो कुछ भी नहीं है। ओके, उसके बाद अब आपने ये इंटरेस्ट इस डेट को हुआ,
और इसी डेट को आपके पास क्या बन रही है, बैलेंस शीट बन रही है। जब बैलेंस शीट बन गई तो इंटरेस्ट आपके पास क्या हो गया, एक्रू हो गया। लेकिन क्या आपने उस डेट को पे कर दिया, नहीं। अरे फॉर्मेलिटी होती है, 5-10 दिन लग जाते हैं, तो वो कहां चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा एक तरह से। लेकिन है तो इसी ईयर से रिलेटेड है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस डेट को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट एक्रू हो गया और साथ में ड्यू भी हो गया। जब ड्यू हो गया तो 5-10 दिन में पेमेंट हो जाएगी, तो इसलिए ये अब मेरे पास क्या बन गया, कहां चला गया, अदर करंट लाइबिलिटी में चला गया, अदर करंट लाइबिलिटीज में चला गया। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू है, इसका मतलब क्या होता है, चलो ये वाला कंसेप्ट भी अब आपसे डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं कि ये मेरा 1 अप्रैल है और ये मेरा 31 मार्च है। ये ले लेता हूं 2018 और ये आ गया 2019। अच्छा, अब मेरा क्या है कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो मैं इंटरेस्ट पे करता हूं, लेकिन जो एक डेट है वो करता हूं 31 दिसंबर में, और 6 महीने अब कब आएंगे मेरे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब वो जो जून का महीना आएगा वो कब आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा। जून महीना कब आएगा, यहां जैसे आएगा नेक्स्ट ईयर में, ये 20 तक जाएगा। ये 1 अप्रैल 2019 और ये 31/3/2020, तो 31 दिसंबर, और उसके बाद मेरा बताया मैंने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे मैंने अप्रैल, मई, जून में दिया। 30 जून 2018 को मैंने इंटरेस्ट दिया, लो जी ये मैंने पे कर दिया, बिल्कुल पे कर दिया। और अब जो है दिसंबर से लेकर के मार्च तक कितने हो गए, 3 मंथ हो गए। और उसके बाद अगले जो अप्रैल, मई, जून, क्योंकि इंटरेस्ट यहां पे किया जाएगा, एक इंटरेस्ट यहां पे किया जाएगा, एक इंटरेस्ट यहां पे किया जाएगा, 6 महीने। और आप जो बैलेंस शीट बना रहे हो कब बना रहे हैं, इस डेट को बना रहे हैं। जब इस डेट को बनाएंगे तो मुझे ये बताइए कि ये जो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है, ये 12% डिवेंचर्स ऑलरेडी आपके पास है। अब आप मुझे बताओ, ये तो पे कर दिया, खत्म हो गया, लेकिन इस डेट को क्या आपने कोई इंटरेस्ट ड्यू हुआ, नहीं हुआ। इंटरेस्ट कब ड्यू होगा, जाकर के यहां होगा। लेकिन इस पीरियड का इंटरेस्ट तो ड्यू हुआ, लेकिन कितने महीने का हुआ, 3 महीने का हुआ। एक्रू तो हो गया, लेकिन क्या ड्यू हुआ, ड्यू तो कब होगा, जाकर के इस डेट को होगा, जाकर के 30 जून को होगा कि नहीं होगा, 30 जून को होगा, 30 जून को होगा। लेकिन ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है वो इसी टाइम पीरियड का है, तो हमारा मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, ये 3 महीने का लेना पड़ेगा ना। जब लेना पड़ेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया, लेकिन ड्यू हुआ नहीं। ड्यू कब होगा, यहां होगा। जब ड्यू नहीं हुआ तो फिर मेरे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। क्लियर होगी जी बात यहां पे। तो ये भी मेरे पास क्या आ गई, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा। तो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, या इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब ये 3 महीने का जो है वो ये आपका एक्रूड बट नॉट ड्यू होगा। और ये जो है अगर ये वाला केस होता तो क्या होता, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, दोनों जो है एक्रू भी हो गया था और ड्यू भी हो गया था 6 महीने में। यहां 3 महीने का, क्योंकि आप बैलेंस शीट का, और जबकि ड्यू कहां होगा, यहां होगा, 6 महीने यहां होंगे जाकर के। इस तरह से हमारे पास ये कुछ एक टर्म्स थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जो हमने आपको बताई कि इसका मतलब क्या होता है। तो अब उसके बाद जो है, अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक तो सिखाएंगे ट्रिक कि इस बैलेंस शीट को कैसे लर्न करते हैं। और क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि पूरा फॉर्मेट ही लिख दो, क्वेश्चन ना करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। और फिर साथ ही आपको बताएंगे हम फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।